पॉल पॉट कंबोडिया के एक ऐसे लीडर जिनके लिए सोचना सबसे बड़ा गुनाह था। डॉक्टर, टीचर, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट या फिर सिर्फ पढ़े लिखे भी होना जीने के लिए सबसे बड़ा खतरा था। I couldn't study during Pol Pot regime. There were no schools. Everyone had to work in the fields. My mother was very smart. She knew how to cut shoes for Pol Pot's people. She told them that she didn't have an education. That was how she survived. If they knew she was educated, they would have killed my mother. माइनॉरिटी कम्युनिटी देश की तरक्की के लिए सबसे बड़े दुश्मनों की तरह थी। In Cambodia, the situation is tragic. किसी भी रिलीजन को फॉलो करना उनके लिए गद्दारी थी। तो फिर उनके लिए सही था क्या? एक ऐसा कंबोडिया जहां हर कोई एक जैसा हो, एक जैसा काम करता हो, ना कुछ सोचता हो, ना कुछ पूछता हो, और अपनी इस सोच को हासिल करने के लिए he killed over 1.7 million people of his country. Roughly 1.7 million Cambodians, about 1 in 4, died during those 4 years. But the shocking part is कि इतना ज्यादा क्रूअल होने के बाद भी कंबोडिया के लोग इन्हें एक विजनरी लीडर मानते थे। मगर ये अकेले ऐसे लीडर नहीं है। माओ जेडोंग से लेकर अडोल्फ हिटलर तक हर किसी ने अपनी सोच को साबित करने के लिए लाखों लोगों को मारा। More than 50 million dead. Never before had a war been so dead. मगर इसके बाद भी लाखों की तादाद में लोग इन्हें फॉलो करते हैं। इवन माओ जेडोंग की पिक्चर तो आज भी चाइना की करेंसी पर प्रिंट होती है। उन्हें आज भी चाइना में एक नेशनल हीरो माना जाता है। लेकिन आखिर कैसे ये वर्ल्ड लीडर्स लोगों को इतना मैनिपुलेट कर देते हैं कि अपने लीडर्स के सारे एक्शन उन्हें सही लगने लगते हैं। उनकी पावर ऑफ थिंकिंग पूरी तरह इरेज हो जाती है। ये लीडर्स ऐसा कर पाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे सीक्रेट रूल्स हैं जिनका यूज़ करके ये पूरे के पूरे नेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इन्हीं सीक्रेट रूल्स को यूज़ करके ये आज तक आपको मैनिपुलेट करते आ रहे हैं। बट आज इस वीडियो को देखने के बाद जब भी कोई आपको मैनिपुलेट करने की या फैक्ट्स को दबाने की कोशिश करेगा तो आप उसकी इस चाल को पहले ही समझ जाएंगे। और इन सीक्रेट रूल्स का यूज़ करके आप अपने देश में चल रहे सारे ही सिचुएशंस के छुपे राज को समझ पाएंगे। तो आ रहे हैं ना आप मेरे साथ? सितंबर 2001 यूएस में रोज की तरह एक आम दिन। सभी लोग अपने डेली रूटीन में लगे हुए थे और तभी अचानक से 8:46 पर एक बोइंग 767 जेट न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा जाता है। जिसकी वजह से बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर हजारों लोगों की डेथ हो जाती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद सेम डे 3 और जेट क्रैश होते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स कुछ ही मिनटों के अंदर दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक का शिकार बन जाता है। और इस अटैक की जिम्मेदारी लेता है अल-कायदा। अब कायदे से होना तो ये चाहिए था कि इस अटैक के बाद यूएस अल-कायदा के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि इस अटैक के बाद पूरा अमेरिका शॉक में था और प्रेसिडेंट से जवाब मांग रहा था। इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट अटैक के तुरंत बाद अपनी वर्क काउंसिल के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं ताकि अफगानिस्तान और अल-कायदा को जवाब दिया जा सके। लेकिन इस मीटिंग में एक ऐसा इंसान मौजूद था जो इस पूरे अटैक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा था। कैसी अपॉर्चुनिटी? जिससे वो मिडिल ईस्ट के ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल को यूएस के कंट्रोल में ले सके। और वो इंसान था पॉल वोल्फोवस, यूएस के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। और इस अटैक का मेन टारगेट बनता है इराक, क्योंकि यहीं पर था वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। लेकिन यूएस की इस अपॉर्चुनिटी के लिए
सबसे बड़ी रुकावट था सद्दाम हुसैन और तेजी से बढ़ता हुआ उसका मिडल ईस्ट पर इन्फ्लुएंस। अब सद्दाम हुसैन को रास्ते सताने के लिए यूएस ने दुनिया को बताना शुरू किया कि सद्दाम हुसैन और अलकायदा सीक्रेटली जुड़े हुए हैं और इराक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, जिसकी वजह से शुरू होता है इन्वेजन ऑफ इराक। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस पूरे इन्वेजन का बेस थी एक अमेरिकन इराकी स्टूडेंट इब्राहिम अल मरासी की 1991 की पीएचडी थीसिस। तो असल में यहाँ फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके एक विलन को क्रिएट किया गया और जब लोगों को भरोसा हो गया तब खुद को एज अ मसीहा शो किया गया और इस नैरेटिव में किसी को सिर्फ विलन ही नहीं, कमजोर और नालायक दिखाकर खुद को सबसे बड़ा दिखाया जाता है, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही इंसान है जो इन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। अच्छे दिन आपके लिए मैं पप्पू हूँ। नाइनटीन 1970s जब महंगाई अपने पीक पे थी, स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर तक हर कोई जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहा था। हर जगह से करप्शन के केसेस सामने आ रहे थे और तभी दिन आता है 12 जून 1975 जब इलाहाबाद हाई कोर्ट एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट देती है। जस्टिस जगमोहन लाल सुनाम उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की रायबरेली लोकसभा सीट रद्द कर देते हैं और 6 साल तक उन्हें इलेक्शन से बैन कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया गया? तो हुआ कुछ यूँ था कि उनके अपोजिशन कैंडिडेट राजनारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर 14 एलिगेशंस लगाई थी, जिनमें से 2 कोर्ट में प्रूफ हो जाते हैं। पहला ये कि उन्होंने अपनी इलेक्शन स्पीच के लिए जो स्टेज सेटअप किया था उसमें गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ हुआ था, और दूसरा ये कि वो एक गैजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर यशपाल कौर से अपने इलेक्शन से जुड़े कामों में हेल्प लेती थी। और अब अपनी सीट बचाने के लिए इंदिरा गांधी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। और अब दिन आता है 24 जून 1975 जब सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा देती है और इंदिरा गांधी से कहती है कि वो नेक्स्ट हेयरिंग तक प्राइम मिनिस्टर बनी रह सकती है। और अब इंदिरा गांधी के पास अपनी सीट को बचाने के लिए सिर्फ नेक्स्ट हेयरिंग तक का ही टाइम था। दिन आता है 25 जून 1971 जिसकी रात को इंदिरा गांधी फखरुद्दीन अली अहमद उस समय के राष्ट्रपति को एक लेटर लिखती और अगले दिन टीवी पर कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी क्योंकि सुबह तक सब कुछ बदल चुका था। आज ही रात को ही अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई जैसे कई सारे अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और तब इंदिरा गांधी लोगों से कहती है, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। और इस इमरजेंसी को लागू करने के पीछे की वजह दी गई इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी देश में चल रही सारी प्रॉब्लम्स की वजह से देश की सिक्योरिटी को खतरा है। और अब शुरू होता है सेंसरशिप का एक ऐसा खेल जिसने एक डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदल दिया। सभी न्यूज़पेपर ऑफिसेज की आधी रात में ही पावर सप्लाई कट कर दी गई। न्यूज़ ऑफिसेज पर बार बार रेड की गई। सभी न्यूज़पेपर्स न्यूज़ जर्नलिस्ट के लिए नए गाइडलाइंस इशू किए गए और अब उन्हें कुछ भी छापने से पहले चीफ गवर्नमेंट प्रेस एडवाइज़र की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब कुछ मीडिया हाउसेस तो पूरी तरह चुप हो गए और कुछ जैसे इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेटमैन अपना विरोध जताने के लिए अपने एडिटोरियल पेजेस को ब्लैंक ही पब्लिश कर देते थे। जिसने भी आवाज़ उठाई उसे जेल भेज दिया गया, ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया। और ये सब किस लिए? सिर्फ उस नैरेटिव को बचाए रखने के लिए जो खुद के फायदे के लिए क्रिएट किया गया था। और आज इस सेंसरशिप हमारी आंखों के सामने चल रही है, लेकिन जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे सामना करना पड़ता है ट्रोलिंग का, डिजिटल अरेस्ट का। उसकी मेंटल और फाइनेंशियल कंडीशन को इतना ख़राब कर दिया जाता है, उसे इतना तोड़ दिया जाता है कि वो कभी कुछ लिख ही ना पाए। और शायद इसीलिए आज हमारी मीडिया का हाथ इतना बुरा है।
साल था 1924। सोवियत यूनियन के फाउंडर और एक विजनरी लीडर अब नहीं रहे थे और पूरा देश शोक में था। ये सोच रहा था कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा और प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए व्लादिमीर लेनिन के करीबी लोगों के साथ एक और नाम था और वो नाम था स्टालिन का। वो स्टालिन जिसके बारे में लेनिन ने अपनी डायरी में लिखा था। लेटर में लिखा था, स्टालिन इज टू रूड, ही शुड बी रिमूव्ड। लेकिन आखिर कैसे? जिसे लेनिन सोवियत यूनियन के लिए थ्रेट मानते थे, वही सोवियत यूनियन का अगला प्रेसिडेंट बन गया। तो यहाँ से शुरू होता है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का खेल। स्टालिन लेनिन के लेटर को गायब कर देता है। लेनिन के साथ उसके सभी करीबी लोगों की पिक्चर्स को हटा देता है और अपनी पिक्चर को रीएडिट करके लेनिन के सबसे क्लोजेस्ट पर्सन की तरह शो करता है और इस पिक्चर की 5 लाख कॉपियाँ पूरे सोवियत यूनियन में फैला देता है। अब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा चुकी थी, बस ज़रूरत थी तो एक कल्ट पर्सनैलिटी बिल्ड करने की, जिसके लिए स्टालिन सत्ता में आने के तुरंत बाद हिस्ट्री को चेंज करना शुरू करता है। हर हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन का क्रेडिट खुद को देने लग जाता है। टेक्स्ट बुक से लेकर न्यूज़ तक अपने आप को एक हीरो की तरह शो करना शुरू करता है। हर अच्छे इवेंट और रिवोल्यूशन का क्रेडिट अपने नाम कर लेता है और मीडिया के थ्रू शेयर होने वाली सारी इंफॉर्मेशन में अपने नाम के साथ फादर ऑफ द नेशन, वी लव्ड, जीनियस जैसे वर्ड्स का यूज़ करना शुरू करता है, जिससे उसकी कल्ट पर्सनैलिटी लोगों के मन में बनने लग जाती है। फिल्म्स की इन्वेंशन के साथ ही स्टालिन ने ऐसी फिल्म्स बनाना शुरू किया जो उसकी कल्ट पर्सनैलिटी लोगों के मन में बिल्ड कर सके। उन मूवीज़ में स्टालिन ने अपने आप को फादरली वाइस और हीरो फिगर की तरह दिखाया और इन्हीं सब एक्शंस की वजह से स्टालिन अपनी एक कल्ट पर्सनैलिटी वक्त के साथ बनाने में सफल रहा था और अब लोगों में उसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि लोग अपने घरों में स्टालिन रूम बनाने लगे थे जिसके सामने वो अपनी लॉयल्टी शो करते थे। और यही आता है वो थर्ड रूल, बिल्डिंग अ कल्ट पर्सनैलिटी। इसका मतलब होता है अपने आप को एक सिंबल बना देना, एक ऐसा सिंबल जिसके सामने जो खड़े होकर अपना डिवोशन, अपनी लॉयल्टी शो करे। वो लीडर जो कुछ भी बोले वो सो कॉल्ड पत्थर की लकीर बन जाए और उसकी हर एक एक्शन लोगों को सही लगने लगे, लोग क्वेश्चन करना भूल जाए। इसके लिए वो लीडर अपने आप को एक लेगेसी से ज्वाइन कर देता है। कैसी लेगेसी? ऐसी लेगेसी जिसे लोग बहुत पहले से ही फॉलो कर रहे हैं और आपका काम है बस उस लेगेसी में ज्वाइन होकर उसे आगे फ्लो करना, बट अपने आप को उस लेगेसी का हीरो बनाकर। और अब वो लीडर सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ता है, कंट्रोल ऑल इमेजिनरी सिंबल्स। वो सारे सिंबल्स को कंट्रोल करें जिन्हें लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जैसे रिलीजन। और फिर आता है स्टेप थर्ड, रीराइट द हिस्ट्री। हिस्ट्री को रीराइट करके अपने आप को सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा काम करने वाला लीडर दिखाना, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि आज तक हमने जितने भी लीडर्स देखे हैं तो इस सब में यही लीडर है जो हमारी भलाई के बारे में सोचता। और जब आके सारे के सारे स्टेप पार कर लेते हैं तब मिलती है आपको लोगों की लॉयल्टी, जो कि आप कल्ट पर्सनैलिटी के लिए बहुत जरूरी है। और अब अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेम ऐसी ही कल्ट पर्सनैलिटी और मिस इन्फॉर्मेशन का गेम यहाँ भी चल रहा है, क्योंकि हर तरफ आपको किसी न किसी की फ़ोटोज़ दिखेंगी, हर एक इवेंट को अपने नाम करवाते हुए। और आखिरकार लोगों के अंदर एक ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है जिस वजह से कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही आदमी का नाम चलता है। अक्टूबर 1806 पर्सिया, यूरोप का सबसे ताकतवर देश, नेपोलियन की आर्मी से हार जाता है। वो पर्सिया जिसकी आर्मी स्ट्रेंथ उसका प्राउड थी, उसकी आर्मी अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। और इस हार का रीज़न क्या निकलता है? पर्सिया के लीडर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके सोल्जर्स अपने सुपीरियर्स की बात मानने की जगह अपने दिमाग का यूज़ कर रहे थे, वो क्वेश्चन कर रहे थे। और इसीलिए वो लीडर्स इन्वेंट करते हैं द पर्सियन एजुकेशन सिस्टम, ताकि वो अपने लोगों के थॉट प्रोसेस को बचपन से ही कंट्रोल कर सके। ना वो कुछ पूछे, ना वो कुछ सोचे, बस अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को मानते चले जाएं।
और आगे चलकर ब्रिटिशर्स इसी एजुकेशन सिस्टम का यूज़ हम इंडियंस पे करते हैं, हमें अपना गुलाम बनाने के लिए। और बस यही नहीं, जोसेफ स्टालिन से लेकर अडोल्फ हिटलर तक हर किसी ने सत्ता में आते ही सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, चाहे फिर वो टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री को चेंज करना हो या फिर सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सिलेबस से गायब करना हो। क्योंकि जब लोगों के सोच का दायरा छोटा होगा तभी तो ये लीडर्स उन पर आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक पहुंचे हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में मेरे बहुत मेहनत लगी है। वैसे रिसर्च में ज़्यादा टाइम लगा है, वीडियो एडिटिंग तो मैंने बहुत कम करी है वैसे। और मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जिसे मैंने देने की कोशिश करी है, विच इज़ कि मैंने कोशिश करी है कि सीधा सीधा ना बताऊं, और उसके बारे में मैंने एक इशारा दिया है। अब इशारा इसलिए दिया है बस क्योंकि ये नेहरू वाला भारत नहीं है, बट अगर हम चाहें तो फिर से इसे नेहरू वाला भारत बना सकते हैं। हमें अब डेवलपमेंट की तरफ जाना है, ना कि वापस हमें लड़ने बैठना है धर्म और जाति को लेकर। कि ऑल आर एजुकेटेड, अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा हो जो मैंने गलत कह दिया, या फिर कुछ भी ऐसा हो जो मेरी रिसर्च में कुछ गलती हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे थैंक यू।